नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। कानून अगर सख्त हो तो डर उसी को लगता है जिसे पहले से पता हो कि सख्त कानून से का परिणाम उनके खिलाफ आएगा, यानी सजा उन्हीं को मिलनी है। इसलिए जैसे जैसे संसद में कानून पारित होता है वैसे वैसे कांग्रेस की धड़कनें बढ़ती है। हर कानून का विरोध करना, वंदे मातरम पर कानून बनने से पहले ही विरोध शुरू हो गया और उसके बाद भी विरोध अभी तक चल रहा है। अगर कोई नया कानून आता है, बिल पारित करवाया जाना होता है, उस पर भी विरोध। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर एक नया बिल आया, उसका भी विरोध। हर बिल का विरोध करना है, लेकिन अब बिल का ही नहीं बल्कि कानून का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। और इसमें शामिल हैं 3 मुख्यमंत्री। तीनों मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित प्रदेशों के, केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। ये तीनों की मीटिंग हुई और ये मीटिंग जब हुई तो उसमें से जोड़ा गया राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, केसी वेणुगोपाल को। ये मीटिंग तमिलनाडु में, ये मीटिंग कर्नाटक में, अलग अलग जगहों पर हो रही थी। जहां जहां ये तीनों मिले वहीं पर मीटिंग शुरू हो गई और फिर कर्नाटक में फाइनल मीटिंग हुई कि क्या हमें याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करना चाहिए, क्योंकि पहले तो इन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। चिट्ठी लिखकर कहा कि देखिए बिल तो पारित हो गया है, लोकसभा में ज्यादा चर्चा हुई नहीं, 5 मिनट की चर्चा हुई, क्योंकि इन लोगों ने बाइकआउट कर दिया था तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राज्यसभा में 45 मिनट की चर्चा हुई, क्योंकि कुछ सांसदों ने यह बताया कि नहीं हमें इस पर बोलना है। सारे बाइकआउट करने वाले नहीं थे, कांग्रेस ने बाइकआउट किया तो आप करते रहो। इसलिए अगर 45 मिनट की चर्चा, लोकसभा में 5 मिनट की चर्चा के बाद कोई कानून बनने वाला है तो इसमें राष्ट्रपति के अंतिम मुहर से पहले इन लोगों ने चिट्ठी लिखी कि नहीं नहीं हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, फिनेंशियल मैनेजमेंट हमारा खराब हो जाएगा, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए इस पर अंतिम मुहर आपको नहीं लगाना चाहिए, यानी सिग्नेचर नहीं करनी चाहिए। चिट्ठी को फेंक दिया गया कि आप इन बातों पर सलाह देने की कोशिश न करें। केंद्र सरकार केवल 2-3 राज्यों की बात नहीं सोचती, बल्कि केंद्र सरकार के पास जो पैसे आते हैं उससे पूरे देश का मैनेजमेंट होता है। उन राज्यों के बारे में भी सोचा जाता है जिनका रेवेन्यू कम है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उनको भी स्पेशल पैकेज देना पड़ता है। जो हिल एरिया वाले स्टेट हैं, यानी कि उन राज्यों में जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, माइंस एंड मिनरल्स थोड़े बहुत हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, वहां पर स्पेशल पैकेज की जरूरत पड़ रही है। इसलिए यह विकसित राज्य नहीं, विकसित देश चाहिए। केवल विकसित राज्यों से काम नहीं चलेगा। राष्ट्रपति ने डिमांड कैंसिल कर दी, रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। अब उसके बाद ये करना क्या था, इन लोगों ने फिर से मीटिंग की। केसी वेणुगोपाल बातचीत में सामने आए, फिर राहुल गांधी से अंतिम बात की गई कि क्या इसको लेकर अब चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की सहमति के बिना तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। राहुल गांधी ने भी सहमति दे दी। अब याचिका तैयार। मामला क्या है? मामला है माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट का, जो कि अब जिसके ऊपर राष्ट्रपति की मुहर लग गई और अब ये कानून बन गया है। मिनरल्स, माइंस, ये दोनों में रॉयल्टी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट को। रॉयल्टी के अलावा ये लोग चाहते हैं कि उसमें टैक्स भी ले और सेस भी लगाए। ये अधिकार भी राज्य सरकारों के पास होना चाहिए। केंद्र सरकार इस पर कई सालों से सोच रही थी कि माइंस एंड मिनरल्स जिस स्टेट का है वहां पर भूमि अधिग्रहण में स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका होती है। उसके बाद वहां से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उसके प्रोसेसिंग के बाद उसको मार्केट में रखा जाता है। लेकिन उससे पहले अगर जिस स्टेट में ये माइंस निकले, मिनरल्स निकले, उस राज्य को उसके बदले रॉयल्टी दी जाती है। यानी कि जितना वहां से निकाला जाएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज
उस राज्य की सरकार को दी जाएगी। जैसे ये अरविंद केजरीवाल हमेशा हंगामा करता रहा इस बात को लेकर कि डायरेक्ट टैक्स में यानी इनकम टैक्स में जो दिल्ली का कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है, तो हमें ज्यादा पैसे दिए जाए। जबकि जिन राज्यों की बात की जाती है, अलग अलग राज्यों में, ये दिल्ली कोई ऐसा राज्य नहीं, यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, और यहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बिजनेस हब है, यहां पर इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दिल्ली के आधार पर यह तय करो कि दिल्ली से इनकम टैक्स ज्यादा मिल रहे हैं तो दिल्ली सरकार को इनकम टैक्स में शेयर ज्यादा मिलना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल इसी के लिए लड़ता था कि देखो हम 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं और उसमें से हमें 30,000 करोड़ मिलता है, हमें तो 70,000 करोड़ मिलना चाहिए। तो दिल्ली में रहने वाले लोग केवल दिल्ली के नहीं है जो दिल्ली का इनकम टैक्स पे करते हैं, बल्कि वो बाहर से आकर यहां जॉब करते हैं, यहां भी इनकम टैक्स पे करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका मांग को इसीलिए रिजेक्ट किया गया कि इनकम टैक्स जो आता है उसमें आपका शेयर आपके क्षेत्र के अनुसार है और उसके बाद अलग अलग स्टेट में इसकी व्यवस्था की जाती है। उसी तरीके से माइंस एंड मिनरल्स में है कि अगर अलग अलग स्टेट में ये माइंस एंड मिनरल्स लाए जा रहे हैं तो उसका रॉयल्टी आपको मिलेगी, लेकिन इसके बाद ये क्या करते थे, उस पर टैक्स भी लगा दिया, उसके ऊपर सेस भी लगा दिया अलग अलग तरीके से, और जिसके कारण इनका रेवेन्यू थोड़ा बढ़ता था, पैसे ज्यादा आते थे। लेकिन सारे राज्य ऐसा नहीं करते। जिस तरीके से ये जीएसटी की बात होती है कि बार बार केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोल डीजल इनको भी जीएसटी के दायरे में ले आओ। अगर जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो हर स्टेट में पेट्रोल डीजल का रेट एक ही होगा, क्योंकि एक निर्धारित हो जाएगा कि पेट्रोल डीजल में 18% जीएसटी लगाया जाए या फिर उससे ज्यादा लगाया जाए या फिर उससे कम लगाया जाए। लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं होती। हर स्टेट में इसके लिए अलग अलग रेट तय किए जाते हैं और इसी के आधार पर जब भी पेट्रोल डीजल के दाम फ्लैक्चुएट होते हैं तो अलग अलग स्टेट में इसके रेट कम ज्यादा करने के आधार पर ही वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होती है या ज्यादा होती है। और इसी तरीके से माइंस एंड मिनरल्स में भी चल रहा था। एक अमेंडमेंट बिल लाया गया कि नहीं, रॉयल्टी तो आपको मिलेंगे लेकिन उसके बाद आपके पास अधिकार नहीं होगा कि आप टैक्स लगा दो, सेस लगा दो। ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर उससे पैसे आते हैं तो उसका आधार है विकसित भारत के लिए। विकसित राज्य की परिकल्पना नहीं करो, अपने क्षेत्र में रेवेन्यू डेवलप करो, अपने क्षेत्र में अपने स्टेट में रेवेन्यू का मॉडल तैयार करो। उसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप हो तो इसके लिए चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को लगा कि हमें तो परेशानी होने वाली है, हमें दूसरे आधार पर नहीं बल्कि नेचुरल रिसोर्स के दोहन में हमारी भूमिका जो होगी उसी के आधार पर हम केंद्र सरकार से रॉयल्टी भी ज्यादा वसूलेंगे, उसी पे टैक्स भी ज्यादा लगाएंगे, टैक्स के बाद भी सेस भी लगा देंगे, यानी टैक्स पर सेस लगा देंगे। अब ऐसे इन लोगों का चल रहा था, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर कर्नाटक हो, तेलंगाना हो। लेकिन इसमें तमिलनाडु की सरकार शामिल नहीं हुई। विजय ने कहा नहीं, अभी हम वेट करेंगे। कांग्रेस के पीछे पीछे चलते चलते थक चुके हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर ये कांग्रेस के पीछे चलते हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार और सतीशन, इन तीनों ने याचिका तैयार करवाई है कि माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं, हमें यह आधार मिलना चाहिए। ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। केंद्र सरकार हमारे ऊपर ये कानून थोप नहीं सकती। लेकिन होना कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे ही संसद में बने कानूनों को खारिज करता रहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठेगा कि क्या जज को लोग चुनकर प्रतिनिधि बनाते हैं या जज नॉमिनेट सिलेक्ट किए जाते हैं। ये प्रतिनिधि नहीं है। इनको कम से कम नियम कानून के दायरे में रखकर संसद और राज्य के सदन, इन दोनों के अधिकारों को देखना पड़ेगा।
नहीं तो समस्याएं सुप्रीम कोर्ट की भी बढ़ जाएगी। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, विवाद पैदा करेंगे, तभी हो सकता है कर्नाटक में भी प्रोटेस्ट हो, तेलंगाना या केरल में भी प्रोटेस्ट हो। लेकिन इसके पहले ही केंद्र की तरफ से सीधे कह दिया गया है कि देश का जो नेचुरल रिसोर्स है, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उस पर देश के लोगों का अधिकार है, ये किसी राज्य विशेष के दायरे में नहीं है। इसलिए इसके लिए समान तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं और उसी तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। इसलिए कांग्रेस परेशान है कि इनको तो साउथ इंडिया की राजनीति करनी है, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया में इनका तो पत्ता साफ ही है, एक एक राज्य से इनकी समाप्ति हो रही है, तो उसी जगह पर सीमित है। वहीं पर अलग अलग मुद्दे पर, चाहे परिसीमन हो, वंदे मातरम हो, या फिर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट हो, ये सारे कानून के खिलाफ वहीं पर सेंटीमेंट जगाने में लगी रहती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।